अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 45 मिनट्स के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत ने अपनी 3 साला कारकर्दगी जो है वो पेश कर दी है और बताया गया है कि किस तरह से किन मुश्किल हालात में मुल्क जब संभाला उस वक्त क्या सिचुएशन थी और हमारी इकॉनमी जो है वो किस कदर डाउन थी और कितने कर्जे आपको पे करने थे। लेकिन इसके बावजूद ये कोशिश की गई कि जिन जिन सेक्टर्स में काम करके, जिनको फोकस करके हम कुछ बेहतरी ला सकते हैं, अपने कर्जे कम कर सकते हैं या अपनी डिपेंडेंसी जो है वो कम कर सकते हैं आईएमएफ पे, वो पूरी भरपूर कोशिश की गई। अब अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो उसको पूरी तरह से ऐसे अच्छा माहौल फराहम किया गया कोविड के बावजूद कि वहाँ पर हमें बेहतरी नज़र आया और वो हमें इम्प्रूव होता हुआ वो सेक्टर नज़र भी आया। टेक्सटाइल सेक्टर में हमने देखा कि जिस तरह से जो लूम्स बंद थी वो भी शुरू हो गई और माशाल्लाह से एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की जो है वो टेक्सटाइल की इतनी बड़ी कि हमारे लिए इतने ऑर्डर्स आने लग गए कि उनको पूरा करना मुश्किल हो गया। और फिर इन्हीं कोविड के हालात में उसमें सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान में सेल हुई वो मोटरसाइकिल्स की, गाड़ियों की और ट्रैक्टर्स वगैरह की भी हुई। तो ये एक बड़ा अच्छा एक इंडिकेशन है जो हमें ये बताता है कि हालात जो हैं वो बेहतरी की जानिब गामज़न हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करें तो वहाँ पर भी हमें काफ़ी बेहतरी नज़र आई और अगर हम एग्रीकल्चर की तरफ नज़र दौड़ाएँ तो वहाँ पे भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो माजी में नज़रअंदाज होती रहीं उनके हवाले से काम किया गया। गन्ने और गंदुम की जो एक्सपोर्ट प्राइस थी वहाँ पे हमें बेहतरी नज़र आई। जब बर वक्त अदायगियाँ हुई तो 1100 अरब रुपए बताया जा रहा है कि वो किसान की पॉकेट्स में आए और उससे फिर हालात हमें बेहतर होते नज़र आए। अभी भी इस हवाले से गवर्नमेंट क्या इकदामात कर रही है? जब इतने सारे इकदामात हो रहे हैं तो लोग उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी देखना चाहते हैं। क्या इससे महंगाई कम हो पाएगी अगर हम अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ा लेते हैं, अपने हम इंडस्ट्री को प्रमोट करते हैं, ज़्यादा उसमें बेहतरी नज़र आती है, अपने किसान को मजबूत करते हैं, हमारी ज़राअत जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अगर परफॉर्म करती है तो फिर इसका एक आम आदमी की ज़िंदगी पर क्या उससे फ़र्क पड़ेगा? ये सारी चीज़ें हम चाहते हैं कि आज के प्रोग्राम में डिस्कस करें। और अभी एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्कीम भी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी बताया अपनी तकरीर के दौरान कि कामयाब पाकिस्तान एक नई स्कीम जो है, एक नया प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया जा रहा है जिसमें तकरीबन 40 लाख ख़ानदान जो हैं वो गुर्बत से निकलेंगे। चाइना का जो पैटर्न है वो बार बार वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं, उस पर बात भी कर रहे हैं कि हम भी उसी मॉडल को किसी न किसी तरह से कुछ अमेंडमेंट्स उसमें करके अपने मुल्क में राइज करेंगे ताकि यहाँ पे लोगों को गुर्बत से निकाला जा सके। एनी हाउ, सारी ये पॉलिसीज़ जो हैं वो किस तरह से काम करेंगी, आगे क्या होने जा रहा है और ये 3 साल की जो कारकर्दगी है ये कितनी काबिल इत्मीनान है और आम लोगों के हवाले से ख़ास तौर पर मैं आज के प्रोग्राम में बात करना चाहूँगी कि वो इससे कितने मुतमईन हैं। इस वक्त जो मेरे साथ पैनलिस्ट हैं उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। उज़्मा रियाज जदून साहिबा जो हैं वो इस वक्त हमें ज्वाइन कर रही हैं, रुकने कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया उज़्मा साहिबा हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और इनके साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं डॉक्टर तलत साहब। डॉक्टर तलत साहब जो हैं माहिर इक़्तिसादियात हैं और इन सारे अमूर पे बड़ी गहरी नज़र इनकी है। तो ये हमें बताएंगे कि इस वक्त इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस के हवाले से और ओवरऑल मैशत के हवाले से ये इसको कैसे देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका भी प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए। इनके साथ अजीम चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप तज्ज़ियाकार हैं, इनकी राय भी बहुत अहम होगी इस प्रोग्राम के दौरान चूँकि एक सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं अजीम चौधरी साहब। तो ये इनके एक्सपीरियंस हम आपसे शेयर करेंगे। सर आपका भी बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उज़्मा साहिबा आपसे आगाज़ कर लेते हैं। 3 साला परफॉर्मेंस जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने हमें दी है। बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें हमें बहुत बेहतरी भी नज़र आ रही है लेकिन फिर भी सब कुछ बेहतर नहीं है, अगर मैं ये कहूँ तो मेरा ख्याल है ज़्यादा मुनासिब होगा। ओवरऑल अगर इंडस्ट्री के हवाले से हम बात करें तो वहाँ पे कितनी आपको बेहतरी नज़र आ रही है? आप लोगों ने इन 3 सालों में क्या किया है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। कल जैसा से आपको पता है कि प्रॉपर एक प्रोग्राम किया गया जिसके अंदर हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी के ऊपर एक नज़र भी डाली गई और बताया गया कि खान साहब की जो 22 साल जद्दोजहद थी उसकी शुरू के साल कैसे थे, फिर उसके बाद जब हमें इक़्तिदार मिला तो उस वक्त पाकिस्तान की माशी हालात कैसी थी और फिर उसके बाद इक़्तिदार के बाद जो हमारे 3 साल हैं वो कैसे हुए। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि हमारी इक़्तिसादी हालत बहुत बेहतर हुई है। जिस वक्त हमें इक़्तिदार मिला था उस वक्त आपको पता है कि रिजर्व्स हमारे पास ना होने के बराबर थे और अगर हम उस वक्त हमें सऊदी अरब, चाइना, यूएई अगर हमें सपोर्ट ना करती तो फिर हमारे लिए गवर्नमेंट को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन अल्लाह तबारक ताला का करम रहा कि जो हमारे जो बहुत अजीज़ हमारे जो दोस्त हैं, दोस्त ममालिक थे, उन्होंने हमारी इस मौके पर मदद की
उसके बाद जी खान साहब का जो सबसे बेसिक जो उन्होंने जो फोकस किया था, उन्होंने ज़राअत को बहुत फोकस किया, हम्म। उन्होंने इंडस्ट्री को बहुत फोकस किया, उन्होंने टैक्स सिस्टम को, टैक्स कल्चर को इंट्रोड्यूस किया, और ये तमाम चीज़ें थी जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट दे सकती थी। और जिस तरह से आपने देखा कि जी पिछले 70 साल दौर में वो काम नहीं हुए जो इन 3 साल दौर के अंदर हुए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर काम करना, हमने काम करना भी है, लेकिन आप ये भी मेरे ख्याल में इस गवर्नमेंट को क्रेडिट देंगी कि इन 3 सालों के अंदर जितने नामुनासिब हालात थे, और हम्म। कोविड का भी आपको पता है जो पेंडेमिक पूरी दुनिया में जो कोविड-19 की वजह से तमाम ममालिक की इकोनॉमी डाउन हुई, लोगों के जीडीपी आपको पता है नेगेटिव हो गए ममालिक के। बिल्कुल ऐसे ही अब था। आप इंडिया को देख लीजिए, तो उसमें देखें इतने नामुनासिब हालात में सरवाइव करना एक मैं समझती हूँ अल्लाह की मदद, मौजज़ा और ख़ान साहब की सबसे बेहतरीन प्लानिंग थी। ठीक है। अच्छा, मैं इस पे ज़रा चाहती हूँ कि कुछ और लोग भी ज़रा हमें बता दें कि उनकी राय क्या है जब हम बिज़नेस की बात करते हैं या इंडस्ट्री की बात करते हैं कि वो फ्लरिश कर रही है, हालात पहले से ज़्यादा साजगार हैं। अकील करीम ढेडी साहब ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है। आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, बिजनेसमैन है और सारे मार्केट ऑपरेशन को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। ढेडी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, 3 साल की कारकर्दगी आप लोगों के सामने है गवर्नमेंट की, और इंडस्ट्री के हवाले से ख़ास तौर पर मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ कि इस वक्त जो हालात हैं कितने साजगार आप देखते हैं, जो सारे हमें अब बताया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि किन किन सेक्टर्स में बेहतरी आई है, इंडस्ट्री की तरफ ख़ास फोकस किया जा रहा है, हमारी बिजनेसमैन कम्युनिटी जो है वो कितनी मुतमईन है इन सारे इकदाम से? देखिए, सबसे बड़ी बात तो सेटिस्फेक्शन आपको इससे होना चाहिए, बिजली की डिमांड बढ़ी है, और बिजली की डिमांड तो वो स्टेट अवे आप कह सकते हैं कि इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ी है, जिसकी वजह से मामला बेहतरी की तरफ दिख रहे हैं। अगर हम स्टार्ट करते हैं 18 से कंपेयर करेंगे 2021 तो इस वक्त हमारी सिचुएशन है कि $27 बिलियन हमारे रिजर्व हो चुके हैं। हमने कुछ लोन लिए और कुछ रीपेमेंट किए, लेकिन जो सबसे ज्यादा इस गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस है कि लोकल इंडस्ट्री को इन्होंने प्रमोट किया। पीछे अगर हम जाते हैं तो हमें ये दिखता है कि हमने इंपोर्ट करके पैसा रेवेन्यू भी हासिल किया है और पैसे एक्सपेंस को जाया किया, लेकिन इस गवर्नमेंट को आप ये कह सकते हैं कि एक्सपेंशन बहुत ज्यादा हुई है, और वो इसलिए हुई है कि इन्होंने लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट किया। ठीक है। और कोशिश की कि लोकल इंडस्ट्री पैसे बनाए। उसमें आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड को भी ले सकते हैं, आप टेक्सटाइल को भी ले सकते हैं, आप डेयरी, लाइव स्टॉक इसको भी ले लें, आप स्पिनिंग, वीविंग सबको ले लें, इसके अलावा स्टील को ले लें, सीमेंट को ले लें, तो केमिकल को भी ले लें, इवन एग्रीकल्चर। तो ये हर जगह हमने डिमांड देखी है। एग्रीकल्चर ने क्यों परफॉर्म किया, उसकी वजूहत है कि एक जीआईडीसी लगाया हुआ था गवर्नमेंट ने, जिसकी वजह से फर्टिलाइजर महंगी थी जी। तो इस गवर्नमेंट ने जीआईडीसी को भी खत्म किया, सेल टैक्स भी कम किया, जिसकी वजह से यूरिया की प्राइस 400-500 रुपए कम। ये भी जाहिर बात है डायरेक्ट फार्मर्स को बेनिफिट किया। फिर फार्मर की जो क्रॉप थी वो अच्छे रेटों में बिकी, उसकी वजह से उनका बाइंग पावर बढ़ा। इसी तरह टेक्सटाइल में आप देखें एक्सपोर्ट ज्यादा हुई है, उसी तरह आप आईटी साइड पे देखें एक्सपोर्ट ज्यादा हुई है, उसी तरह आप मीट साइड पे देखें वहां भी एक्सपोर्ट आपकी बढ़ी है। तो अक्रॉस द बोर्ड हमने हर जगह देखी है परफॉर्मेंस आ रही है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जिसमें ऑटो सेक्टर और आप ये आते हैं, उसमें आप देखेंगे ह्यूज ग्रोथ हमने देखी है, जो पूरी दुनिया में कोई मानने को तैयार नहीं था कि पाकिस्तान में 4% ग्रोथ आएगी। लोग 1 और 1.5 और 1.25% की बात कर रहे थे, लेकिन वो भी फिगर आउट हो गए और पाकिस्तान में 4% ग्रोथ। इस दफा भी मैं कहता हूँ जिस तरीके से परफॉर्मेंस आ रही है, जिस तरीके से डिमांड हम, जिस तरीके से इस गवर्नमेंट ने हाउसिंग सेक्टर को प्रमोट किया है, और जिस तरीके से लो हाउसिंग के लिए मॉर्गेजेस वगैरह बैंकिंग सेक्टर बंद किया है, पहले ये कभी हम नहीं देखते थे। अब आप ये देखेंगे जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि इस साल की भी ग्रोथ जो कि लोग शायद करें, लेकिन मैं आपको यकीन से कहता हूँ 5%
इसके साथ साथ आप ये देखें सेंट्रल बैंक ने भी बड़ी जबरदस्त चीजें की हुई है। ट्रस्ट सूरत में 500 अरब रुपए लोन दिया है। GIDC ने 600 अरब रुपए जो लोगों के पास पड़ा हुआ था इसको 5 साल के लिए लोगों को पेमेंट शेड्यूल दे दिया, जो कि उनको पूरी तौर पे देना था। उस वजह से उनकी बिजनेस एक्टिविटीज बढ़ी है। फिर सेल टैक्स रिफंड है, इनकम टैक्स रिफंड है, उसमें काफी आसानी की है। तो मैं ये देखता हूँ कि गवर्नमेंट ने काफी फोकस होकर हर जगह पे बहुत कुछ किया है और उसी की वजह से आपकी पूरी इंडस्ट्री रिवाइव हो गई है। फिर आप ये देखें कि स्मॉल इंडस्ट्री के लिए भी इन्होंने एक जो पीक आवर टाइम में के जो रेट ज्यादा होते थे उसको उन्होंने कम किए, जिसकी वजह से ये आपकी ठीक है डेडी साहब, यही सर मैं बात करना चाहूँगी। SMEs के हवाले से एक कंसर्न होता है बारहा लोगों का, जो बड़ी जाहिर है इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए तो कोई इतना इशू नहीं होता है। अभी डॉक्टर बाकिर रज़ा साहब ने जो सारी ब्रीफिंग दी और स्टेट बैंक एक नई जो है वो पॉलिसी स्टार्ट कर रहा है, एक नई स्कीम, उसमें 1 करोड़ तक जो हैं वो कर्जे दिए जा सकेंगे और गवर्नमेंट भी जो है 50% या इससे भी शायद ज़्यादा है जिसकी वो गारंटी दे रही है। इससे भी प्रमोशन में हमें मदद मिलेगी, हम छोटी जो इंडस्ट्री है उसको उठा सकेंगे ऊपर। और एक खुशहाल पाकिस्तान के हवाले से मुझे बताइएगा कि उसको आप किस तरह से देख रहे हैं कि उसमें भी ज़राअत के लिए घर आप अपना जो है उसकी कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं या अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं और 100% गारंटी जो है वो गवर्नमेंट दे रही है इस सारे SMEs वगैरह पे। आप पहले आप ये देखें कि स्टेट बैंक का एडवांस डिपॉजिट जो था वो ना होने के बराबर था। सही है। गवर्नमेंट ने बाकर साहब ने रिस्ट्रिक्ट किया कि अगर आपने 50% अपना एफडीआर नहीं रखा तो फिर आपको पेनलाइज किया जाएगा, जिसकी वजह से बैंक अब SMEs में भी लोन मिल रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर को भी लोन मिल रहे हैं जो पहले कभी नहीं मिलते थे। तो इसी की वजह से ये सारे सेक्टर ग्रो कर रहे हैं, इसी की वजह से डिमांड बढ़ रही है, इसी की वजह से आपके मुल्क में एक्टिविटीज हो रही है, इसी की वजह से आपके लोगों को रोजगार मिल रहा है। ये सारी चीजें गवर्नमेंट हर सेक्टर के लिए कुछ ना कुछ कर रही है। आप इस गवर्नमेंट को ये नहीं कह सकते कि इन्होंने कुछ लोगों के लिए काम किया। मैं कहता हूँ अक्रॉस द बोर्ड, इवन कोविड सिचुएशन, फर्स्ट सिचुएशन में इन्होंने अच्छा काम किया है। अब तो इंशाल्लाह आने वाले दिन बेहतर दिन मुझे दिख रहे हैं और इसमें तो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से जुलाई के एक्सपोर्ट के नंबर आए अनबिलीवेबल है। पहले आपकी टेक्सटाइल की पूरे साल की एक्सपोर्ट होती थी 13 बिलियन, 11 से 13 की, और अब जो फिगर जुलाई का है वो इंडिकेट करता है कि 18 और 30 बिलियन डॉलर सिर्फ आपके टेक्सटाइल सेक्टर एक्सपोर्ट है। उसके बाद आप IT सेक्टर सर्विसेज को देखें तो ये हर जगह बेहतरी दिख रही है। मुझे आने वाले दिनों में करंट अकाउंट का इशू दिखता नहीं है, मुझे रिजर्व आने वाले दिनों में आपके बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इनकी परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी है। 3 साल मैं समझता हूँ बहुत अच्छे साल है, लेकिन अगला साल, ये जो आने वाला साल है, ये ज्यादा बेहतर साल होगा। और इसमें आपको गवर्नमेंट की जो काम पहले से बहुत ज्यादा दिखेंगे। शुरू का साल तो उसके लिए मुश्किल साल था, इस सेकंड में उन्होंने अपने आप को संभाला, तीसरे में इन्होंने परफॉर्म किया, चौथे 5वें में ये फर्दर बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। और मैं समझता हूँ अक्रॉस द बोर्ड, चाहे एक्सपोर्ट सेक्टर हो चाहे लोकल सेक्टर हो, ये सब अब ग्रो करेंगे और परफॉर्म करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अकील करीम डेडी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त ओवरऑल इंडस्ट्री की सूरत हाल से व ओवरऑल परफॉर्मेंस वो तो तमाम सेक्टर्स को उन्होंने शामिल कर लिया है कि मुतमईन नज़र आते हैं, ख़ास तौर पर हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटी है। सर मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहब के अब जो सारे फिगर्स सामने आ रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब ने ख़ुद भी बताया कि टैक्स के हवाले से उन्होंने जो बात की है कि 3800 जो है वो पहले वसूलियाँ जो थी, जितनी कलेक्शन थी वो 3800 अरब रुपए थी, अब 4700 है, लेकिन जो फिगर है वो 5800 का है। हम पहले भी ये बात कर रहे थे, जब बजट के हवाले से बात कर रहे थे कि ये कितना रियलिस्टिक है, इसको किस तरह से अचीव किया जाएगा। अब जो सूरत हाल है सर उसमें काफ़ी बेहतरी आई है, 4700 अरब उसमें जो है वो अब हमें नज़र आ रही है कि उसमें इतना इजाफा हुआ है। तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ और तब्दीलियाँ कर ली जाएँ। अभी एक और बड़ी अच्छी चीज़ आ रही है, जो वो ऑर्डिनेंस अब आएगा, जिसमें ये बताया गया है कि नादरा के साथ मिलकर उनका डाटा जो है FBR जो है, इनका डाटा दोनों को मर्ज किया जाएगा और फिर उसके बाद जो है वो आप लोगों को ढूंढेंगे जो अपने टैक्स वेटर्स हैं, जो नहीं टैक्स पे कर रहे हैं। तो इस तरह से इसमें काफ़ी बेहतरी आएगी। इस मैकेनिज्म को कैसे देखते हैं, डुएबल है, इससे हमें कामयाबियाँ मिलेंगी? जी बिल्कुल, देयर इज़ अ ग्रेट पोटेंशियल फॉर इंक्रीजिंग टैक्स रेवेन्यू। और अभी जो आपने जैसा जिक्र किया 3800 अरब रुपए जब ये गवर्नमेंट आई तो इन्होंने कलेक्शन थी पिछली गवर्नमेंट की आखिरी,
उसके बाद इन्होंने 4700 अरब रुपए तक ले गए और अगले साल का 5800 का है। 5800। मेरे ख्याल में 5800 अरब रुपए ये अचीवेबल है, क्योंकि गिवन द जीडीपी ग्रोथ टारगेट एंड द इन्फ्लेशन रेट, क्योंकि इन्फ्लेशन भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है टैक्स कलेक्शन में। क्योंकि जब आप देखें ना, प्राइस पर टैक्स होता है। अगर किसी चीज़ की प्राइस जो है ना 100 रुपये है और इन्फ्लेशन अगर 10 रुपये है, तो 10 रुपये एक्स्ट्रा जो है ना वो ग्रोथ हो सकती है टैक्स की। तो इस तरह यानी गिवन द इन्फ्लेशन रेट कोई वो नहीं है कि, और फिर हमारा जीडीपी ग्रोथ भी बेहतर है और अगले साल भी प्रोजेक्शन ज़्यादा बेहतर है, तो ये टैक्स कलेक्शन के चांसेस। दूसरे ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो 5800 है, ये भी जो है ना जो टैक्स पोटेंशियल है उससे काफ़ी है। तकरीबन 8000 अरब रुपए का टैक्स पोटेंशियल है। अच्छा, जी, जिसके बारे में वज़ीर आज़म बार बार कह चुके हैं अपनी तकरीरों में कि जी 8000 अरब तक हो सकता है, और भी कई एनालिस्ट कह चुके हैं। तो हमारे यहाँ जो है ना टैक्स पेयर्स जो है ना वो कम है और टैक्स नेट बहुत टैक्स कम। नेट में लोगों को लेकर आना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जी। तो क्या नादरा के साथ मिलकर इस चैलेंज को अचीव किया जा सकता है? जी बिल्कुल, हाँ, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। और ये गवर्नमेंट को चाहिए कि, क्योंकि लोग टैक्स नहीं देते हैं, टैक्स अवॉइडेंस बहुत है और टैक्स एवेजन बहुत है, तो गवर्नमेंट जो है ना यानी लोग जो है प्राइवेट बिजनेसमैन एफबीआर के टैक्स मशीनरी को, इंस्पेक्टर को, ऑफिसर को तो रिश्वत देना पसंद करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को नहीं। ये हमारा कल्चर है जब सोचना कि जैसे किसी बिजनेसमैन का टैक्स 10 लाख बनता है तो वो यहाँ एफबीआर के इंस्पेक्टर जाके बताते हैं जी मुका करते हैं, तो 5 दे देते खाली एफबीआर के इंस्पेक्टर को, गवर्नमेंट के ख़जाने में कुछ नहीं जाता है। ठीक है। तो वो इस तरह से टैक्स एवेजन हो जाता है, और जो है ना उसको कैप्चर करने के लिए यही जो नादरा और एफबीआर का एक्शन है करंट, कि नादरा का डाटा यूज़ किया जाएगा। नादरा में सारा डाटा अवेलेबल है, कंजम्पशन पैटर्न पे भी डाटा अवेलेबल है, और एक फैमिली ट्री आपको मिल जाता है, वहाँ से फिर आप जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ से आप कर सकते हैं कॉन्टैक्ट। सर, ये 2012 में भी शुरू हुआ था ये काम, लेकिन बदकिस्मती से उस पर काम हो नहीं पाया, आगे वो बढ़ नहीं पाया। उस वक्त भी बड़ी तादाद में जो है वो लोग उन्होंने ढूंढे थे, तलाश किए थे कि इनसे हम टैक्स ले सकते हैं, लेकिन वो फिर वहीं ठप हो गए। हाँ, इट डिपेंड्स ऑन द विल ऑफ द गवर्नमेंट। मेरा ख्याल है पहले ये एक्सरसाइज हुई थी लेकिन विल मौजूद नहीं थी। अब ये नज़र आ रहा है क्योंकि इन पे बड़ा प्रेशर है, IMF के प्रोग्राम का भी, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन भी है, डेट ऑब्लिगेशन भी है। इन्हें डेट इस साल जो है ना तकरीबन 10 अरब डॉलर की रीपेमेंट करनी है। आप ये देखें, जब ये गवर्नमेंट आई तो इन्हें 36 बिलियन US डॉलर की रीपेमेंट करनी थी 3 सालों में, ये जो गुजर गए ना। तो जो अकॉर्डिंग टू द IMF प्रोग्राम, अगर आप IMF प्रोग्राम के डॉक्यूमेंट को पढ़ें, उसमें ये फिगर्स मेंशन है कि 36 अरब डॉलर की पेमेंट करनी थी, और जो इन्होंने की है, और नेक्स्ट ईयर की पेमेंट मेरे ख्याल 10 अरब डॉलर की ड्यू है। तो ये भी बड़ा चैलेंज है कि साथ साथ करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ा है, और जो कि प्रोजेक्ट किया जा रहा है तकरीबन, यानी आप देखें कि 1.98 बिलियन तो पहले महीने में रहा है, तो प्रोजेक्शन ये है कि जी 12-14 अरब रुपए का तो तकरीबन होगा ये करंट अकाउंट डेफिसिट। तो सर, और दैट डेफिसिट ओवरऑल अगर देखा जाए, जिस तरह से हम 3 साल की परफॉर्मेंस पे बात कर रहे हैं, शुरू में तो वज़ीर आज़म साहब तो जाना चाहते ही नहीं थे, उनकी मौशी टीम भी जो है वो IMF की तरफ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन हालात इस कदर ख़राब हो चुके थे, दिवालिया के करीब था मुल्क। अब जो पॉलिसीज़ हमें नज़र आ रही हैं उससे ये महसूस होता है कि डिपेंडेंसी हमारी इंशाल्लाह काफ़ी कम हो जाएगी। मैं चाहती हूँ अजीम साहब को शामिल कर लेते हैं। सर, ओवरऑल मुझे तो आपका तजिया चाहिए कि आप कैसे देख रहे हैं। हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, हम टैक्स कलेक्शन की बात कर रहे हैं, हम ज़राअत को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, इन 3 चीज़ों में आपको कितनी कामयाबी नज़र आ रही है? किसी भी कौम की तरक्की के लिए इस बात को मद्देनज़र रखना चाहिए कि क्या वो कौम कभी क्राइसिस में से गुजरी। अगर कौम क्राइसिस में से गुजरी और उसने क्राइसिस को सस्टेन कर लिया अपने ऊपर और हिम्मत के साथ, जवामर्दी के साथ उसका मुकाबला किया, मुश्किल वक्त काट दिया, तो फिर उसके लिए आसानी हो जाती है। पाकिस्तान की तारीख़ मुश्किलात से ही भरी हुई है, और पाकिस्तान की बाज़ हुकूमतें तो फिगर्स को फज किया करती थी, झूठ बोला करती थी, बिल्कुल सच ना लोगों को बताती थी, ना मालियाती इदारों को बताती थी। पाकिस्तान के बैंकों में सियासी बुनियादों पर सियासतदानों को और उनके ख़ानदानों को कर्ज मिला करता था,
और कोई आम आदमी कर्ज ले नहीं सकता था। बिल्कुल और जिन ऐसे ही। सियासी लोगों को कर्ज मिला करता था उसकी शरह सूद भी कम होती थी। और ये बाकायदा हुकूमत की हदायत पर, वजीर ख़जाना की हदायत पर, प्राइम मिनिस्टर के इंस्ट्रक्शन पर हुआ करता था। ठीक। ये दौर बंद हो गया पाकिस्तान में, अब ऐसा नहीं है। आप अभी बता रही थी कि लोगों को करोड़ रुपए तक कर्जा मिलेगा। जी बिल्कुल। एक ज़माने में करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन जिस वक्त बांग्लादेश ने ग्रामीण बैंक का तजर्बा किया यूनुस साहब ने, और उन्हें उस पर नोबेल प्राइज़ भी मिला, उसकी 99.6% रिटर्न थी। और वो लोगों को रेडी भी देते थे, साइकिल भी देते थे, और उसकी बुनियाद पर दुनिया में बहुत सारे मॉडल्स बने। हमारे यहाँ भी कुछ मॉडल्स वैसे बने कि जिनकी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि वो लोग जो मेहनतकार हैं, जो मुशक्क़त कर रहे हैं, और पर्टिकुलरली ये जो उस्मान डार काम कर रहे हैं नौजवानों के साथ, कामयाब जवान जी, प्रोग्राम। उसमें से रिटर्न जो है वो आनी भी शुरू हो चुकी हुई है, और लोग जो हैं वो उस प्रोग्राम को लेकर आगे चल रहे हैं। अगर कर्ज की रकम वापस हो जाए तो फिर यकीनन वो कर्ज किसी दूसरे के काम आता बिल्कुल है। बिल्कुल। तो सर्कुलेशन ऑफ मनी जब तक नहीं होगी तब तक मुल्क डेवलप नहीं हो सकता। बिल्कुल। और पाकिस्तान में सर्कुलेशन ऑफ मनी के लिए स्मॉल और दरमियाने दर्जे के कर्ज जो हैं वो अब लोगों को दिए जा रहे हैं। आप बैंक पे जाएं, एक जो बहुत अच्छी चीज़ हुई हमारे यहाँ, जो मगरबी दुनिया में तो बहुत मुद्दत से है, और वो ये है कि घर बनाने के लिए आपको कर्ज मिल जाएगा। वो हाउस बिल्डिंग वाला कर्ज नहीं, यहाँ आपको 90% कर्ज भी मिल जाएगा। 25 साल में देंगे, 20 साल में देंगे, 15 साल में देंगे, डिपेंड करता है। छोटे घरों के लिए ये कर्ज भी बड़े घरों को मिलता था, ये छोटे लोगों को नहीं मिलता था। एक कमरे का जिसने घर बनाना है वो बेचारा मर जाता था मुशक्कत करता करता, उससे वो घर नहीं बनता तो था। पूरी उम्र गुजर जाती है ना एक आम आदमी के लिए। जी, घर एक आम बनाना आदमी की बहुत बड़ा जिंदगी, टारगेट होता है उसके लिए। एक आम आदमी की जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती है कि मेरा बच्चा अच्छी तालीम हासिल कर ले और मेरे पास रहने का घर हो, बिल्कुल और ऐसे। मेरे बुढ़ापे में टीका लग जाए अगर मैं बीमार हूँ। अब जब आप सेहत के लिए कार्ड दे रहे हैं तो आप लोगों की हिफाजत का एक एहतमाम कर चुके हैं, जो बाकी जगहों पर भी जाएगा। अगर आप लोगों को घरों के लिए कर्ज दे रहे हैं तो यकीनन जब आप कर्ज देंगे और लोग घर बनाएंगे तो बिजली भी आएगी, पेट्रोल भी होगा, गैस भी होगी। ये सब चीज़ें सर्कुलेशन ऑफ मनी के लिए ज़रूरी होती हैं। और तीसरा ये कि मेरा बच्चा रोज़गार पे चला जाए। अब सरकार 22-25 करोड़ लोगों को तो सरकारी नौकरी नहीं दे सकती, मुमकिन नहीं वो है ना, नौकरी कहीं दे भी ऐसा नहीं होता। एक हद तक लाखों में दी जा सकती है, बाकी प्राइवेट सेक्टर ने वो नौकरियां देनी होती हैं। जब हम ये कह रहे हैं पाकिस्तान में कि सीमेंट ज़्यादा बन रहा है, सीमेंट यकीनन बाहर भी जा रहा होगा, लेकिन उसकी कंजम्पशन पाकिस्तान में भी बढ़ चुकी है, और यहाँ पर अब लाखों की तादाद में लोग छोटे घर बना रहे हैं, डेवलपर्स भी बना रहे हैं, बिल्डर्स भी बना रहे हैं, और लोग खुद भी बना रहे हैं। जब हम खुद अपनी, और उससे कहते हैं कि 40 इंडस्ट्रीज चलती हैं जब आप हाउसिंग का काम करते हैं, तो 40 इंडस्ट्रीज के साथ लोगों का रोजगार वाबस्ता हो गया। बिल्कुल ऐसे। मीन ये कि वो लोग जो कभी काम नहीं कर सकते थे, मुश्किलात में थे, उनके पास पैसे नहीं थे, वसाइल नहीं थे, दिक्कत थी, चोरी थी, सिफारिश नहीं थी, कुछ भी जो रीज़न थी, वो रीजंस आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हुई हैं। मैं दाद देना चाहता हूँ ये एहसास प्रोग्राम के हवाले से, जिस तरह लोगों की केयर की जा रही है, ठीक है। इसके दूर सही, आज चूंकि हम एहसास पर बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं, आज हम इंडस्ट्री को फोकस कर रहे थे, लेकिन ये प्रोग्राम ऐसा है कि इसके बगैर कोई भी बात मुकम्मल नहीं होती है। उसमें एहसास प्रोग्राम आ जाता है। आपकी गुफ्तगू में मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। सर मुझे इजाजत दीजिएगा। सदाकत अब्बासी साहब ने ज्वाइन किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम सदाकत अब्बासी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। आप लोगों की 3 साल परफॉर्मेंस जो है तकरीबन पूरे मुल्क ने देखी, और जिस तरह से हर सेक्टर के हवाले से बड़ा डिटेल में बताया गया कि क्या क्या इकदाम किए गए, 3 साल पहले क्या हालात थे जब हुकूमत संभाली थी और अब क्या हालात है। एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है, इंडस्ट्री हमारी ग्रो कर रही है, ग्रोथ रेट हमारा बढ़ रहा है, बावजूद इसके कि कोविड का सारा हमने ये मामला देखा और अभी भी उससे गुजर रहे हैं, लेकिन वो भी पॉलिसीज़ जो हैं पूरी दुनिया उसको सराह रही है। इन्वायरमेंट के हवाले से बात करें तो वहाँ पर काफ़ी हमें बेहतरी, बहुत ज़्यादा बेहतरी नज़र आ रही है। और मैं चाहूँगी कि आज ज़रा इंडस्ट्री के हवाले से थोड़ा सा हमें बता दीजिएगा कि जिस तरह उसको
फोकस किया जा रहा है या ज़राअत को फोकस किया जा रहा है, इन दो चीज़ों से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पर जितना ज़्यादा गवर्नमेंट फोकस करेगी इसमें हमारी इकॉनमी जो है ज़्यादा मजबूत होगी? जी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारी बातें कर दी। बिल्कुल, सबसे पहला तो हुकूमत के लिए मसला ये था कि मईशत ऐसे एक तबाही के दाने पे खड़ी थी कि आपके पास पेमेंट्स करने के पैसे नहीं थे, डॉलर का आपके पास क्राइसिस था, करंट अकाउंट का खसारा था। वो सारा पहले साल में मैनेज किया, जिसकी वजह से जाहिर है ऊपर से कोरोना भी आ गया, ग्रोथ भी रुक गई, बेरोजगारी भी थोड़ी बहुत आई। लेकिन हुकूमत ने अगले 1.5 साल में पूरी तरह जो आपका तामीराती सेक्टर है इसको, आपके एक्सपोर्ट सेक्टर को, आपके टेक्सटाइल को, आपके IT सेक्टर को इस तरह रिवाइव किया कि आज दुनिया के सारे बड़े इदारे पाकिस्तान की मईशत को एक उभरती हुई मईशत डिक्लेयर कर रहे हैं। और वो आपके जो फॉरेन करेंसी रिजर्व थे, ज़र मुबादला के जो ज़खायर थे आपके, वो जो लिटरी तक पहुंच चुके थे, आज वो तारीख के हाईएस्ट पॉइंट पे हैं। आज तारीख का हाईएस्ट आपका एक्सपोर्ट है, जिससे पाकिस्तान को आमदनी आ रही है, और वो करंट अकाउंट का खसारा भी कम हो गया। और पाकिस्तान यानी जो आपने एग्रीकल्चर की बात की, ज़राअत की बात की, कि ज़राअत को 1100 अरब रुपए का इजाफा आमदनी हुई है, जिससे आने वाले दिनों में हमें जो फूड हमारी शॉर्टेजेस हैं, हमारी खुराक की जो किल्लत है, इसको दूर करने में बहुत इसके दूरदराज नताइज होंगे। और किसान को डायरेक्ट सब्सिडी मिलेगी, उसके कार्ड में पैसे जाएंगे, ताकि किसान खुशहाल होगा, पाकिस्तान की फसलें बेहतर होंगी, हम फूड सफिशिएंट हो जाएंगे, तो खुद ब खुद जो हमारा इम्पोर्ट का बिल है वो नीचे आ जाएगा और पाकिस्तान जो है वो तरक्की की राह पे गामजन होगा। ठीक है सदाकत अब्बासी साहब, वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि हम इस किस्म के प्रोग्राम्स जो हैं वो तरतीब दे रहे हैं, और पहले भी एहसास प्रोग्राम हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक ने भी उसको समाजी तहफ़्फ़ुज़ का तीसरा प्रोग्राम करार दिया है। उन्होंने अब जो इसका कामयाब पाकिस्तान के हवाले से बात की है कि इसमें हम लोन्स देंगे और गवर्नमेंट जो है वो 100% उसकी गारंटी भी देगी और लोगों को 5 लाख तक का कर्जा दिया जाएगा। तो इसे 40 लाख गरीब ख़ानदानों को जो है वो हम ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़रा ये भी मुझे थोड़ा सा बता दीजिएगा कि इसमें कहा जा रहा है कि लोगों को छत भी फराहम करेंगे। इससे पहले और अब में फ़र्क यह है कि पहले सिर्फ एक खास अमीर तबके के लिए, मरात याफ्ता तबके के लिए ग्रोथ होती थी, उन्हीं की फैक्ट्रियां डबल होती थी और उन्हीं को फायदा होता था। तो इस हुकूमत ने ऑल इंक्लूसिव ग्रोथ का प्लान बनाया, जिसमें वो जो बेरोजगार लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको भी हिस्सा बनाने के लिए कर्जे दे के, उनको मदद करके, उनको ट्रेन करके, उनको एजुकेट करके, तो ताकि वो सारे हों। इसी तरह ज़राअत जो इग्नोर था उसको भी साथ शामिल किया गया। और एहसास प्रोग्राम का बेसिकली मकसद यही है कि जो बिल्कुल काम नहीं कर सकता उसकी मदद करना, और दूसरा जो काम कर सकता है उसकी कैपेसिटी बिल्ड करना, उसको ट्रेन कर देना, उसको शुरू का सरमाया दे देना। तो ये जो प्रोग्राम है सर, जो आपका कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम, इसके दूरदराज नताइज होंगे दो तरह से। एक तो ग्रोथ बढ़ेगी, नंबर 2 आपका जो गरीब जो आपका तबका है वो इसका हिस्सा बनेगा, और आपकी जो गुर्बत है, पॉवर्टी है, वो खत्म होगी। और इस हवाले से हुकूमत का एक जामे प्लान है, उसको दुनिया के सारे बड़े इदारे अप्रिशिएट कर रहे हैं कि ये बड़ा एक ऑल इंक्लूसिव एक प्लान है, जिसमें मुआशरे के तमाम तबकात को उस ग्रोथ के सफर में शामिल किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सदाकत अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे। उज़्मा साहिबा, चीज़ें तो और बहुत सारी मैंने पूछनी थी, लेकिन अब सदाकत अब्बासी साहब से जो हम गुफ्तगू कर रहे थे, तो वो प्लान गवर्नमेंट भी आपकी बता रही ऐसा है कि जिसमें तमाम सेक्टर्स को, तमाम चीज़ों को शामिल कर लिया जाए। लेकिन अब सबसे बड़ा जो सवाल ये है कि एक आम आदमी कहता है कि मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, मेरी ज़िंदगी में कैसे बेहतरी आएगी, महंगाई कैसे कम होगी, मैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट कैसे देखूंगा। अगर मुल्क में एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, सारे काम जो हैं वो एक डायरेक्शन तो एटलीस्ट आपको अच्छी मिल गई है, लेकिन मुझे कब तक इसका फ़ायदा होगा? देखिए जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी गवर्नमेंट में खान साहब का जो फोकस है वो आम आदमी है और गरीब तबका है, कि गरीब तबके को उठाना है और आम आदमी को फैसिलिटेट करना है। इसके लिए देख लें जी, जिस तरह से जो हम एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ लेकर आए हैं, इंडस्ट्री की पॉलिसी लेकर आए हैं, ये आपस में इंटरलिंक्ड है। अगर हमारी ज़राअत अच्छी होती है, हमारी इंडस्ट्री अच्छी होती है, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ती है, हमारी इंपोर्ट कम होती है, और फिर जो हमारा निचला तबका है, जो हमारा ये कह लें कि लोअर मिडिल क्लास है, अगर वहाँ पे आप किसी ख़ानदान के एक बच्चे को इंटरेस्ट फ्री लोन दे देते हैं, वो अपना बिजनेस शुरू करता है, और उसके दूसरे बच्चे को आप टेक्निकल एजुकेट कर देते हैं, उसको टेक्निकल एजुकेशन आप दे देते हो, तो देखें एक तो सबसे बड़ी बात ये कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपना बिजनेस किया, मदीना रियासत की हम बात भी करते हैं,
तो बात यही है कि 22 करोड़ आवाम को गवर्नमेंट की जॉब्स देनी पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर हमारा बच्चा, हमारा यंगस्टर जो है वो अगर बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाता है, अपने लिए खुद मतलब अपने माशी हालात को बेहतर कर सकता है, तो ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। दूसरी जी बात जो आप कह रही हैं कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट इंशाल्लाह बहुत जल्दी आएगा। आप ये देखिए कि सबसे पहले जो हमारी गवर्नमेंट को जो चैलेंज था वो इकोनॉमी का था, रिजर्व्स का था। रेमिटेंसेस हमारी जिस तरह से इंक्रीज हुए, हमारे साथ जो हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उन्होंने जिस तरह से इस गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट किया, इमरान खान साहब पे तो हमेशा से एतबार रहा है। और इसी तरह से जिस तरह से हमारा टैक्स कल्चर डेवलप हुआ, टैक्स कलेक्शन में इजाफा हुआ, ये तमाम चीज़ें जाती हैं खान साहब की ऑनेस्टी को, और लोग उन पे ट्रस्ट करते हैं। इससे पहले की भी जो गवर्नमेंट्स थी उनमें टैक्स तो ज़रूर लगता था, लेकिन वो आम आदमी को उस टैक्स का फ़ायदा नहीं होता था। अब आहिस्ता आहिस्ता देखिए 3 साल में अगर हम इतना कुछ कर गए हैं, कोविड के होने के बावजूद, जो हमारे हम पर अल्लाह का ये बहुत बड़ा करम हुआ कि हमारी इकोनॉमी स्टेबल हुई है। अब अगले 2 सालों में आप देख लेंगे कि जी इंशाअल्लाह ताला आम आदमी को भी इसका एक वो कह रहे समरात मिलेंगे भी, और एक आम आदमी की ज़िंदगी में बहुत बेहतरी आएगी। सर मुझे ये बताइएगा, हम बात करते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर की, जब बात करते हैं वहाँ पर काफ़ी कोशिश की गई कि जिस तरह से आपने भी कहा कि लोकल इंडस्ट्री जो है उसको हम प्रमोट करें, वहाँ पर टैक्स कम किया जाए गाड़ियों के ऊपर। तो उससे काफ़ी हमें बजट में जो सारी अनाउंसमेंट्स की गई थी उसमें काफ़ी बेहतरी नज़र आ रही है। अभी बताया जा रहा है कि 3 लाख नौकरियां भी वहाँ पर जनरेट होंगी। इन्वायरमेंट के हवाले से जो ग्रीन इकोनॉमी के लिए आप काम कर रहे हैं उसमें भी बताया जा रहा है कि बेशुमार जो है वो लोगों को रोज़गार उसमें मिलेगा। ओवरऑल जो रोज़गार का मसला है, जो लोगों का हमारे यहाँ एक ये माइंडसेट है कि उसे नौकरी मिल जाए बजाय इसके कि आप खुद अपना कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू करें, तो ये 2 चीज़ें हैं। इस माइंडसेट को लोगों के लिए कैसे उनका माइंडसेट तब्दील किया जा सकता है, और जो गवर्नमेंट इस वक्त अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रही है इससे फ़ायदा उठाकर कितना लोग जो है वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं और गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं, हम खुद अपने लिए किस तरह से मौके पैदा कर सकते हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। एक तो पहला, जहाँ तक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का ताल्लुक है, वो आप देखें उसकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा है। जी बिल्कुल, यानी 23% ग्रोथ हुई है पिछले साल के मुकाबले में। सर बल्कि ये बताया जा रहा है कि ऑटो इंडस्ट्री में 4,15,000 गाड़ियां बनाने की कैपेसिटी जो है वो हमारे पास मौजूद है, और पिछले साल 1,64,000 गाड़ियां बनाई गई, और अगले साल कम से कम 3 लाख गाड़ियां जो है उनकी प्रोडक्शन हो जाएगी। जी। तो जबकि दूसरे जो ओवरऑल जो ग्रोथ है इंडस्ट्री में 11% है, डबल डिजिट में 11-12, तो दूसरे सेक्टर्स में केमिकल है और दूसरे रिलेटेड सेक्टर्स हैं, नॉन मेटालिक है, इनमें सब में 11-12, लेकिन इंडस्ट्री में 23% है, डबल ग्रोथ है अदर सेक्टर्स है। एक तो ये बात। अब जहाँ तक दूसरा सवाल, और ये इसलिए हुई है कि गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी ऐसी अनाउंस की थी जिसकी वजह से जो है ना वो इसकी प्रमोशन काफ़ी की, यानी ऑटोमोबाइल के लिए कुछ टैक्स कंसेशन भी अनाउंस किए गए। दैट वाज वन ऑफ द रीज़न। अच्छा, सेकेंडली जो यहाँ तक एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट का, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का ताल्लुक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो यूथ है, हमारी जो यूथ है उसे हमें, यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज़्यादा जो है ना यूथ में है। अगर ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7% है तो यूथ में ये 30% तक चला जाता है। इन पर्टिकुलर जो एजुकेटेड यूथ है उसमें इससे भी कहीं ज़्यादा जो है अनएम्प्लॉयमेंट है एट द मोमेंट, और ये पिछले सालों में भी रहा था। तो 2018 से पहले भी यही सूरत हाल थी, जो अब मज़ीद बढ़ गया है। अभी सर्वे नहीं आया, लेकिन जैसा हम कोविड के हालात देखते हैं तो उसमें ये तवक्को है कि ये बढ़ जाएगा। ठीक है। तो यूथ के तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है, जो कि वज़ीर आज़म ने फोकस किया है कि कुछ प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। दूसरे ये कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ना तमाम लोगों को रोज़गार नहीं दे सकती। गवर्नमेंट कैन नॉट प्रोवाइड जॉब्स टू पीपल, के हर आदमी यहाँ ये चाहता है कि जी जॉब में आ जाए। तो ज़रूरत इस बात की है कि जो स्मॉल बिज़नेस के लिए कर्जे दिए जाए नौजवानों को, और साथ साथ उन्हें एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाए पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है। जब वो ट्रेनिंग देंगे, स्किल उनके पास होगी, फाइनेंस अवेलेबल होता है। फाइनेंस ही बुनियादी चीज़ है। लोगों को नॉलेज है, स्मॉल बिजनेस की नॉलेज होती है, डिफरेंट टाइप के बिजनेस हैं जो हो रहे हैं जिसमें काफ़ी पोटेंशियल है और लोग पैसा कमा सकते हैं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता शुरू करने के लिए। उसके लिए इस गैप को फिल करने के लिए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है
दूसरे ये माइक्रो फाइनेंस की जो एवेन्यू है जो अभी 40 लाख यानी 4 मिलियन के लिए अनाउंस की है गवर्नमेंट ने, क्योंकि आप देखें कि मुल्क में गुर्बत के गरीबों की तादाद बढ़ती भी जा रही है, कोविड का भी इम्पैक्ट है और प्रीवियस बैकलॉग भी था। तो अब उसको दूर करने के लिए ये जो हम एहसास के ज़रिए सपोर्ट दे रहे हैं, ये मैं समझता हूँ कि सफिशिएंट नहीं है। बिल्कुल। और ये भी मैं नहीं कहता हूँ कि इसको बढ़ाया जाए, क्योंकि ये सपोर्ट वो है जो उनको ज़िंदा रहने के लिए। कोई पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, गरीब तरीन फैमिली है कि बजाय इसके कि वो खुदकुशी कर ले, कोई आदमी हो और जैसा कहीं ना कहीं से तो कोई वो support तो आटा होनी लेकर चाहिए। आ जाएगा सर, ये जो इस कामयाब अमाउंट में। पाकिस्तान है, इसका जी, मैं जी। ये भी यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगी कि ये सारा जो डाटा एहसास का है, जो लोग एहसास प्रोग्राम में रजिस्टर्ड होंगे, ये खुशहाल पाकिस्तान जो है, जो कर्जे दिए जाएंगे उन लोगों को दिए जाएंगे, उन लोगों को, ताकि उनको मजीद असिस्टेंस मिल जाए। हाँ देखिए इसमें गरीबों की जो कैटेगरी है, मैंने पुअरेस्ट ऑफ द गरीब तरीन लोग हैं, दूसरे लोग उनसे बेहतर थोड़े आ जाते हैं लेकिन वो भी गरीबों की कैटेगरी में, तो उनको इस काबिल बनाया जाएगा कि उनको 1 लाख तक रुपए के कर्जे दिए जाएंगे, 50,000 से 1 लाख की रेंज में। जी, और उनको साथ साथ ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो यानी सेल्फ जनरेटिंग इनकम क्रिएट कर सके, अपना कोई ऐसा एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सके, कोई बिजनेस बना सके जिससे कि उन्हें महीने के 20-30 हज़ार 50 हज़ार तक आमदनी हो जाए, तो वो गुर्बत की लाइन से ऊपर आ जाएंगे। ये मॉडल है, ये चाइना में भी अप्लाई किया गया, ये बांग्लादेश में भी अप्लाई किया गया। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम कर्जे दें, मैक्सिमम कर्जे। पाकिस्तान में कर्जे इतने नहीं दिए गए, एक तो ये बात होगी। दूसरे मैं आपको बताऊं कि जो बहुत बड़ी यानी खामी रही है, लोगों तक कर्जे नहीं पहुंचते रहे हैं अब तक, कि कॉस्ट ऑफ फाइनेंस भी बहुत रही है। कि आप देखें इंटरेस्ट रेट तो हर एक के लिए कम हो गया, 7% पे आ गया, 10% पे आ गया, लेकिन गरीब को जो माइक्रो फाइनेंस के लिए लोन दिए जाते हैं 20% से 35% तक है, और जो अब तक है। इसमें ज़रूरत है कि इसमें कर्ज़ों की जो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस है, इंटरेस्ट रेट गरीबों के लिए कम किया जाए, बल्कि मैं कहता हूँ कि इंटरेस्ट फ्री किया जाए उन्हें, और उनसे सिर्फ हो सकता है कि ये अगले जो आने वाले जो इक़दाम इसके लिए ये कर रहे हैं, ये पाइपलाइन में हो, इस पे काम भी हो रहा हो। अजीम चौधरी साहब, सर मुझे ये बताइएगा कि तनकीद तो बहुत होती है, लेकिन जब आप ये 3 साल की परफॉर्मेंस देखते हैं और आप एक इंडिपेंडेंट एनालिस्ट के तौर पर अगर इन सारी चीज़ों को देखें जो सब कुछ आपको बताया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? अगले 2 साल में हम कहाँ पर होंगे? किस हद तक बेहतरी ला सकेंगे? देखें, ये जो कर्ज की बात की जा रही है, ये तो खैर बहुत ज़रूरी है देना। एक ज़माने में कर्ज दिया गया था तो लोगों ने 500 मर्सिडीज SCL खरीद ली। अब दिया जा रहा है आपको छोटे काम के लिए। आपको कॉटेज इंडस्ट्री के लिए दिया जा रहा है, जो इंडस्ट्री है, आप इंडस्ट्री की बात कर रही थी। आपको स्मॉल बिजनेस के लिए, स्मॉल इंडस्ट्री के लिए कर्ज दिया जा रहा है, और उसमें बहुत ज़्यादा रुकावटें कहीं नज़र नहीं आ रही। बैंक जो है उनको टारगेट्स दे दिए गए हुए हैं कि आपने ये कर्ज देना है, वो अब लोगों को ढूंढते फिर रहे हैं कि आओ आके कर्ज। ये बैंक अगर हमारे देहातों की तरफ रुख कर लें, और देहातों के वो पढ़े लिखे नौजवान जो काम करने की सलाहियत रखते हैं उस तरफ चले जाएं, तो ये जो शहरों की तरफ रुझान है आबादी का, वो भी रुक जाएगा और देहातों में कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो जाएगी। इसी तरह वो लोग जो कर्ज माफ करवाया करते थे और पैसे बाहर भेज देते थे, वो सिलसिला पाकिस्तान में बंद हो गया हुआ। अब पाकिस्तान की इंडस्ट्री पाकिस्तान के लोगों के लिए है। अफसोसनाक बात तो ये थी कि हम अपनी ज़राअत के हवाले से दालें भी ऑस्ट्रेलिया से मंगवाते थे। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात की, तो वो वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा था ना कि एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जाता है कि पाकिस्तान से हर साल 10 अरब डॉलर जो है वो चोरी होकर बाहर जाता है, काले धन की सूरत में ये बाहर मुंतकिल होता रहा है, और यही माफियाज हैं जो चाहते हैं कि हम आगे ना बढ़े। यही वो सब हैं, सिलसिला रोक दिया गया, यही वो सब हैं जिनको सब सहूलतें मिलती थी। आपको, मुझे या आम आदमी को कोई सहूलत नहीं मिलती थी। अब आम आदमी को ढूंढा जा रहा है कि आओ भाई आके ले लो, जमाना बदल गया। अब हम दलदल में से निकल के सख्त जमीन पर आकर खड़े हो गए। अब हमारे लिए सफर आसान हो गया है, तरक्की का, मईशत का, बहाली का, मुस्तकबिल का। और अगर ये सफर इसी तरह जारी रहा और पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी रही और FBR ठीक हो गया, जिसको यकीनन ये करेंगे, हर सूरत करेंगे। और ये जो नादरा के डाटा की बात हो रही है, इसमें भी किसी हद तक FBR रुकावट था। अगर प्राइम मिनिस्टर ने वो रुकावट गिरा दी और वहाँ
जरा बेहतर सूरत हाल पैदा हो गई तो फिर लोग टैक्स देने के लिए खुद ब खुद लाइन में लगा करेंगे। सर वो तारिक मलिक साहब आए हैं ना, उनको वज़ीर आज़म साहब ने बुलवाया है उनको पाकिस्तान। वो अगर वो रशिया में काम कर सकते हैं इस मॉडल पे और वहाँ पे लोगों का टैक्स बचा सकते हैं, मिशिगन में काम कर सकते हमारा हैं, तो ब्रेन पाकिस्तान ड्रेन में तो क्यों नहीं कर बहुत सकते? ज्यादा हुआ जो उनका हुआ है। अपना मुल्क है। हमारा तो ब्रेन ड्रेन बहुत ज्यादा हुआ हुआ है। हम अपने लोगों को वापस बुलाना चाहते हैं, लोग आना भी चाहते हैं, लोग आएंगे भी, लेकिन कब? जब सियासी इस्तेहकाम होगा। बिल्कुल। और जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, ना मईशत ठीक होगी, ना इंडस्ट्री ठीक होगी। प्राइम मिनिस्टर जब बात करते हैं 60s की इंडस्ट्री की बात करते हैं, वो एक रेवोल्यूशन था उस वक्त, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पाकिस्तान में। ज़राअत जो है वो हमारा मुस्तकबिल है, और हम अपनी ज़राअत को अगर ठीक करें, पानी के मामलात को ठीक कर लें, ज़राअत को ज़रा साइंसी तरीकों से इस्तेमाल करना शुरू कर दें। ये जो जैतून की बात प्राइम मिनिस्टर करते हैं, और वो कर रहे हैं सर, उस पे वो काम भी कर रहे हैं। वो तेल है खाने का जो हम खाते हैं, और दुनिया में यहाँ जो पैदा हो रहा है जैतून, दुनिया के पैदा होने वाले जैतून से कमतर नहीं है। सो हमारा ज़र मुबादला रुक जाएगा। उस ज़र मुबादला यहीं पे लोगों की फलाह बहबूद के लिए, तालीम के लिए, सेहत के लिए और बाकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा करने के लिए, इंडस्ट्री के लिए, लोगों को लोन देने के लिए वो काम आएगा। हम कर्ज के बोझ से निकलना शुरू हुए हैं। जिस दिन हम निकल गए, खुशहाली हमारा रास्ता देखेगी और हम खुशहाल होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बातें तो बहुत सारी हमने की हैं, अल्लाह करे ये सारी जो पॉलिसीज़ हैं ये इसी तरह से चलती रही हैं आप लोगों की हुकूमत की, और लोग जो हैं वो गुर्बत से उनको आप लोग निकालने में कामयाब हो सके। बहरहाल बहुत शुक्रिया। उस्मा रियाज़ुद्दीन साहिबा हमारे साथ मौजूद रही हैं, डॉक्टर तलत साहब, अजीम चौधरी साहब हमारे साथ रहे, अकील करीम डेडी साहब और सदाकत अब्बासी साहब भी टेलीफोन लाइन पर हमें इन्होंने भी ज्वाइन किया था। और इस 3 साल जो परफॉर्मेंस के हवाले से हम बात कर रहे हैं, और जिन सेक्टर्स के हवाले से ख़ास तौर पर जिनको आज हमने टच किया है, जिनके बारे में बात की है, तो हमें बेहतरी नज़र आ रही है। कोविड के दौरान तो यकीनन एक बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिनात में से ये था कि किसी तरह से अपने मुल्क की मईशत को संभाला दिया जाए। जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी जो मईशत है बड़े ममालिक की, वो उस वक्त हमें गिरती हुई नज़र आ रही है, तो पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क, तरक्की पजीर मुल्क जो ऑलरेडी कर्ज़ों के बोझ के नीचे दबा हुआ था और हमारे बहुत सारे मसाइल थे, उनमें उस वक्त अपनी मईशत को क्राइसिस से निकालना और एक डायरेक्शन देना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था जो इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत ने इस चैलेंज को किसी न किसी हद तक हमें पूरा करते हुए कामयाबी से नज़र आ रही है। और दूसरा, FBR के हवाले से हम बार बार बात कर रहे हैं कि टैक्स कलेक्शन का निज़ाम जितना बेहतर होगा, जितना उनकी सदात को बढ़ाया जाएगा FBR की, उसमें कामयाबी जितनी होगी, तो हमें जो हम बार बार IMF की बात करते हैं ना, वो डिपेंडेंसी भी हमारी ख़त्म हो जाएगी। अब जिस नए मॉडल की बात हो रही है कि नादरा के साथ एक इश्तराक के साथ FBR और उनका डाटा जो है आपस में मर्ज करके किसी तरह से बेहतर तरीके से काम किया जा सके, आने वाले हम दिनों में हम देखेंगे कि जब उस पर काम होगा तो इसमें बहुत बेहतरी हमें नज़र आएगी। इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें की जा रही हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स हमें जो है वो सोच नज़र आ रही है, तो गैर रिवायती तरीक़ों से हट के काम किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें एक बेहतरी की तरफ मुल्क जाता हुआ नज़र आ रहा है। और ज़राअत के हवाले से भी मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी कि वहाँ पर भी जिस तरह से फोकस किया गया है, हम एग्रो बेस्ड का हमारा मुल्क है और बैकबोन की तरह हम देखते हैं ज़राअत को, अगर उसमें हम बेहतरी ले आते हैं तो यकीनन आप ये कह सकते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो बहुत सारे चीज़ों में जो है हमें बहुत आगे नज़र आएगा। और दूसरे ममालिक भी हमसे सीखेंगे, जिस तरह से कोरोना के दौरान जो पॉलिसीज़ रही हैं उसको अप्रिशिएट किया गया और लोग उसको सीख भी रहे हैं। और दूसरा, एनवायरनमेंट के हवाले से जो यहाँ पे काम किया जा रहा है वो भी लोग इससे इस वक्त लर्निंग जो है वो ले रहे हैं। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से नाई चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।